हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं विज्ञान का पाठ नंबर 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नियंत्रण शब्द का मतलब क्या होता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा दिमाग, मस्तिष्क। मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का या फिर नियंत्रित करने का काम करता है ना। तो उसी नियंत्रण की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना। तो जैसे हमारा मस्तिष्क जो है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसी चीज को हम बोलते हैं नियंत्रण करना। ठीक। और आप जो यहाँ पर दूसरा शब्द देख रहे हैं, पीछे लिखा हुआ समन्वय। ठीक है, तो समन्वय का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि अगर हमारे शरीर ने, हमारे दिमाग ने कोई आदेश दिया हमारे शरीर को कि आपको ये काम करना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे मस्तिष्क ने मुझे आदेश दिया कि आप ये जो पेन है इसे यहाँ से उठाकर अपनी जेब में रख लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, अब उस दिमाग के आदेश का पालन करने के लिए जो मेरे शरीर का अंग है, हाथ ही, ये मतलब पूरा हाथ, मतलब हाथ के अंदर बाजू भी है, कलाई भी है और ये उंगलियां, ये सारे जो अंग है हाथ, बाजू हाथ के, ये सभी मिलकर आपस में, सभी मिलकर इस काम को करेंगे। मतलब इस पेन को यहाँ से उठाएंगे और इस जेब में रख देंगे। तो इस हाथ के जो सभी अंग हैं उन सब ने आपस में तालमेल बिठाकर एक काम किया। ठीक है, उसी तालमेल को हम क्या बोलेंगे? समन्वय बोलेंगे। ठीक, तो आइए हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे वो जानवर हैं, तो उनके आसपास के पर्यावरण में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के हिसाब से वो कुछ अनुक्रिया करते हैं, मतलब वो कुछ क्रिया करते हैं। उसी क्रिया को हम यहाँ पर अनुक्रिया कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर एक चाय का कप रखा हुआ है, चाय के कप के पास अगर आप अपने हाथों लेके जाते हैं और वो चाय कप गर्म है, तो क्या होगा, जैसे ही आपका हाथ उस कप से छुएगा आप अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करा आपने, मतलब कि ऐसे आपके हाथ के पर्यावरण में परिवर्तन आया तो आपने अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया। तो हाथ को पीछे की तरफ खींचना ही ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है अनुक्रिया। ठीक, आई बात समझ में? या फिर जैसे कि आप लोग देखें, अब जब हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है तो क्या करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो आंखों का बंद होना ये भी क्या कहलाएगा? अनुक्रिया कहलाएगा। क्योंकि जब हमारे आंखों पे बहुत ज्यादा रोशनी पड़ी, ठीक है, पहले तो रोशनी एकदम नॉर्मल थी, माध्यम थी, जितनी हमें चाहिए उतनी है, लेकिन जैसे ही हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा रोशनी पड़ी तो क्या हुआ, आंख के पर्यावरण में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि रोशनी बढ़ गई। तो उसके हिसाब से हमारी आंखों ने क्या, तो क्या हुआ, हमारी आंखें बंद हो गई। ठीक है, तो आंखों का बंद होना क्या कहलाएगा? ये अनुक्रिया कहलाएगा। ठीक, और भी हम देख सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, ये उद्दीपन कहलाता है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारी आंखों पर रोशनी पड़ती है तो हम अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, है ना, बहुत ज्यादा रोशनी पड़ने पे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है ये उद्दीपन कहलाती है। सिर्फ आंखों का बंद करना ये तो कहलाएगा अनुक्रिया। ठीक है, लेकिन आंखों पे जब, मतलब जब आंखों पे रोशनी पड़ रही है, ठीक है, रोशनी पड़ने में जब हम अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी, उद्दीपन कहलाती है। ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया था। तो जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लिखे हैं, जैसे प्रकाश लिखा हुआ है, मैंने बताया आंखों पे जब बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ठीक, प्रकाश, ठीक है, ऊष्मा हो गया, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे सारे वो चीजें हैं जिनसे हमें, जिनसे हमारे आसपास के पर्यावरण में परिवर्तन आता है और फिर हमारा शरीर जो है वो उसी हिसाब से अनुक्रिया करता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, मतलब जो जंतु हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो ये जो जंतु होते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, इन सब में जो नियंत्रण और समन्वय का जो तरीका होता है, मतलब ये दो प्रकार से संभव होता है। पहला तो होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। ठीक है, जो नियंत्रण और जो समन्वय है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये शरीर के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं, पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों की सहायता से ही नियंत्रण और समन्वय का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखिए बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है उसका क्या नाम है, आप लोग जानते हैं क्या? बोलिए। तंत्रिका कोशिका, या फिर इंग्लिश में उसे न्यूरॉन भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। अच्छा, आप लोग जानते हैं इसका काम क्या होता है? कक्षा 9वीं में आपने पढ़ रखा होगा, याद है किसी को?
मैं बताता हूँ आपको। जो तंत्रिका कोशिका है, इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर संदेशों के वहन में, मतलब संदेशों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर वही पढ़ने वाले हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है ये कैसे कार्य करता है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझेंगे तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, वो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र क्या, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है, बहुत बड़ा जाल, जो हमारे शरीर के अंदर संदेशों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। अच्छा देखिए, सिर्फ जो संदेश भेजने का कार्य है वो तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन अब उस संदेश के हिसाब से हमारा दिमाग जो हमारे आदेश देगा हमारे शरीर को, उस काम को करने के लिए तो हमारी पेशियों का इस्तेमाल होगा ना। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक गर्म कप को छू रहे हैं, तो जैसे छूने पर हमारा दिमाग तुरंत हमारे हाथ को आदेश दिया कि आप अपने हाथ को पीछे हटा लीजिए, तो पीछे हटाने का आदेश तो दे दिया, ठीक है। वो किसने दिया, हमारे दिमाग ने। और वो और ये कप गर्म है, इसका जो संदेश है वो दिमाग तक पहुंचा कैसे, हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से, ठीक है। और वो माध्यम से मतलब तंत्रिकाओं ने हमारे दिमाग को ये संदेश पहुंचाया कि कप गर्म है, ठीक है। तो हमारे दिमाग ने उसके ऊपर निर्णय लिया कि आपको अपने हाथ को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हाथ को वहां से हटाने का काम कौन करेगा, वो पेशियों तक काम करते हैं। हमारे जो बाजू है, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो इस काम को करेंगी। अगर हम अपने हाथ को पीछे हटाना है तो हाथ की जो पेशी तक है वो काम करते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं इसके आगे। तंत्रिका तंत्र कोशिका, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के संगठित बहुत बड़ा जाल होता है। और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा, मतलब जितनी स्पीड से लाइट बिजली चलती है उतनी स्पीड से जो मैसेज है, जो संदेश है, वो हमारे शरीर के अंदर एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक। अब आता है इसके बाद ग्रही क्या होती है, ग्राही। अब भाई जो संदेश है हमारे तंत्रिका कोशिकाओं को पहुंचेगा कैसे, ठीक है। जो भी संदेश वगैरह है, मतलब हमारे आसपास के पर्यावरण में क्या परिवर्तन आया वो हमें पता कैसे चलेगा। तो इस काम के लिए हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। तो हम जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका काम क्या है, ये हमारे आसपास के पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को इकट्ठा करके हमारे दिमाग तक भेजने का काम करती है, ठीक है। मतलब हमारे आसपास के जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आया, ये उसकी सूचना लेती हैं और सूचना को तंत्रिका कोशिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक भेजने का काम करती हैं, ठीक। तो अब ये जो 5 ग्रहियां हैं, मतलब 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। वैसे आपको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं, कान, आंख, त्वचा, नाक और जीभ, ठीक है। और इनका बढ़ते काम क्या क्या होता है। सबसे पहले है कान। कान में काम का सुनने का, ठीक है। दूसरा संतुलन बनाने का, ताकि हम सही से चल सकें, ठीक। अगला है आंख। आंख का काम करता है देखना। दूसरा होता है प्रकाश ग्रही, मतलब कि जो आंख से, आंखों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कितना प्रकाश आ रहा है, ठीक है। ये इससे हमें प्रकाश के बारे में पता चलता है। तीसरा है त्वचा। तो त्वचा से क्या पता चलता है, त्वचा से हमें तापमान का पता चलता है। जैसे हमें गर्मी महसूस होती है तो क्या होता है, हमारी खाल या जो हमारी जो स्किन है, जो त्वचा, वो जलने लग जाती है। तो उससे क्या पता चल रहा है, हमें तापमान का पता चल रहा है। और सर्दी का और गर्मी का एहसास भी हमें त्वचा के माध्यम से ही होता है। और अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, वो किसी चीज को छू के बता देते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो ऐसा कैसे बता पाते हैं, क्योंकि वो स्पर्श करते हैं। तो उनके जो स्पर्श, जो हमारी जो त्वचा क्या है, ये एक ज्ञानेंद्रिय है। तो स्पर्श होते ही उनकी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से दिमाग को संदेश जाता है कि ये वस्तु है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से, मतलब तो इसीलिए जो अंधे लोग हैं, जिनके पास आंखें नहीं होती, वो छूकर किसी भी चीज के बारे में आसानी से बता सकते हैं, ठीक। फिर चौथा आता है नाक। नाक का काम क्या होता है, सूंघने का, है ना, गंध का पता लगाना, मतलब किस प्रकार की स्मेल या फिर खुशबू या फिर बदबू आ रही है, ठीक। पांचवा है जीभ। जीभ का काम है स्वाद का पता लगाना, ठीक। इससे हमें स्वाद का पता चलता है कि हम जो भी वस्तु खा रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, वो कैसा है, या फिर कोई भी चीज हम खा रहे हैं वो स्वाद में कैसी है। इसका नाम है तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया था तंत्रिका कोशिका क्या होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जो हमारे शरीर के अंदर संदेश को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे जो तंत्रिका कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। और इसकी संरचना के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे।
तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो सिर्फ तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो तंत्रिका कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे लेफ्ट साइड में आप इसका चित्र देख रहे होंगे। ठीक है, तो उस चित्र के अंदर जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं उन पॉइंट्स को आपने देखे, वो पॉइंट कहाँ कहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसका नाम है ध्रुमिका। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए आप जो अपने मेरे लेफ्ट साइड में चित्र देख रहे हैं इसके अंदर जो धागे जैसी जो संरचना है, ठीक है, जो धागे जैसी जो संरचना है उसे हम बोलते हैं ध्रुमिका। इसका कार्य क्या होता है, यह संदेशों को ग्रहण को प्राप्त करने का कार्य करती है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है उसका नाम है कोशिका काय। ठीक है, ये क्या होगी, ये प्राप्त की गई सूचना को विद्युत के रूप में, यहाँ पर जो कोशिका के अंदर क्या होता है, प्राप्त की गई सूचना है वो विद्युत के रूप में आगे चलती है। ठीक, अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सॉन कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब जो एक्सॉन का काम क्या होता है, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक जो संदेश भेजना है उस भेजने का कार्य किसका होता है, वो होता है तंत्रिकाक्ष का होता है। ठीक, अब चलते हैं इसके आगे हम। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सिनेप्स क्या होता है, इसे हम हिंदी भाषा में अंतःग्रथन कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, मतलब ये होता है एक तंत्रिका तंत्र की ध्रुमिका और दूसरे तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, एक्सॉन होता है, मतलब तंत्रिकाक्ष होता है। इन दोनों के बीच का जो रिक्त स्थान, जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स या फिर अंतःग्रथन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसे सिंपल सी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, जहां पर दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं आपस में जब मिलती हैं तो एक्चुअली में जो वास्तव में जो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में एक दूसरे मिली नहीं होती, आपस में दूसरे से जुड़ी नहीं होती, उनके बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। उसी रिक्त स्थान को हम क्या बोलेंगे, उसे हम सिनेप्स या फिर तंत्रिकाक्ष, अंतःग्रथन हिंदी भाषा में कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे आता है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज एवं अचानक की गई अभिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने बताया था, अगर हम किसी कप को छूते हैं, गर्म कप को, तो हमारा हाथ अचानक से पीछे आ जाता है ना, तो इस अचानक से हुई क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया बोलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना क्या कहता है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक, अब चलते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, क्रिया अलग है, चाप अलग है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। ठीक है, क्रिया के बारे में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया, लेकिन ज्यादातर चाप के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो ये क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे एक कप रखा हुआ है हमने, ठीक है, हम कप बना लेते हैं, ठीक है, इसमें हमने चाय रख दी, कप बनाया, इसमें से चाय निकल रही गरम गरम, मतलब इसमें से भाप निकल रही है। ठीक है, तो जैसे हम इस कप को छुएंगे या अपने हाथ को इसके पास लेके जाएंगे तो हमारे हाथ की जो स्पर्श, मतलब हमारे हाथ की जो स्किन है, जो त्वचा है, जैसे ही वो इसके पास में आएगी तो उसकी गर्मी से हमें महसूस होगा कि भाई ये चाय का कप गर्म है, हमें अपने हाथ को इससे दूर हटा लेना चाहिए वरना हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो होता है। तो देखिए उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या हुआ, इस कप से क्या गर्म गर्म भाप निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो हमें अपने हाथ को इसके पास लेकर के तो हमें महसूस हुआ, अपनी त्वचा से पता चला कि ये कप गर्म है। ठीक है, तो ये जो संदेश कैसे पहुंचा, उद्दीपन ऊष्मा से, जिसमें तो ऊष्मा निकल रही थी, उससे हमारी जो त्वचा है उसको ये पता चला ये कप गर्म है। तो ये संदेश कहाँ पहुंचा, मेरु रज्जु में। ठीक है, मेरु रज्जु में पहुंचा। ठीक, तो फिर मेरु रज्जु ने इस संदेश को पढ़ा और उसके बाद उसने इसके ऊपर एक निर्णय लिया कि आपको अपने हाथ को यहाँ से पीछे हटा लेना। तो इसने हमारे पेशियों को, हमारे जो हाथ की पेशियां हैं, उसको आदेश दिया, क्या आदेश दिया, कि हाथ को पीछे हटा दो। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ये जो यहाँ पर डायग्राम आप चित्र देख रहे हैं कि जो संदेश है, ठीक है, मतलब जो संदेश यहाँ पर हो रहा है, मतलब जो विद्युत आवेग है, जो सूचना है, वो जिस पथ पे चल रही है उस पूरे पथ को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है
प्रतिवृत्ति क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, मतलब विद्युत आवेग क्या चलेगा, विद्युत आवेग का मतलब क्या, संदेश, संदेश जो था वो जिस पथ पर चला, तो जो संदेश कहाँ से चला, पहले भाई उस कप में से जो गर्म हवा कप में हमने छुआ तो हमारी त्वचा से जो है संदेश वो निकल के हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचा, फिर मेरुरज्जु ने हमारे हाथ को संदेश दिया कि आप अपने हाथ को पीछे की तरफ हटा लीजिए, ठीक है, तो फिर हमने अपने हाथ को पीछे हटा लिया, तो ये पूरा यहाँ पर जो सूचना है वो जिस पथ पर चल रही है उस पूरे पथ को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप बोलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है अनुक्रिया क्या होती है, ठीक है, मतलब अनुक्रिया तो आप समझ चुके हैं क्या होती है, अभी कितने प्रकार की होती है, तो जो अनुक्रिया है ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है, पहली होती है ऐच्छिक, दूसरी होती है अनैच्छिक और तीसरी होती है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक। सबसे पहले समझेंगे ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में, जिनको हम अपने आप से नियंत्रित कर सकते हैं उनको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे कि लिखा बोलना और खेलना, ठीक है। आगे बात करते हैं अनैच्छिक, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब और जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो सकते, जैसे कि श्वसन, ठीक है, और जैसे कि दिल का धड़कना, मतलब जो हमारा हृदय है जब वो क्या अपने आप धड़क रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक। और तीसरा आता है प्रतिवृत्ति क्रिया, ये क्या होती है, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है, जो प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती हैं मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटा लेना, जैसे अगर, ठीक है, जैसे अगर हम गर्म चाय का कप को छूते हैं तो हमारा हाथ एकदम से पीछे हट जाता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रतिवृत्ति क्रिया, और इसे कंट्रोल कौन करता है, इसे मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर इसे दिमाग कंट्रोल करता है तो हाथ को पीछे हटाने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन जो मेरुरज्जु की सहायता से ये जो क्रिया होती है काफी तेजी से संभव हो पाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले विषय पर। अगला हमारा जो विषय है, अच्छा हाँ, इसके बाद बात करते हैं कि मेरुरज्जु की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कुछ परिस्थितियों में जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर या फिर पैनी वस्तु को छूने पर हमें अपने हाथ को एकदम से पीछे की ओर हटाना होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु के से उत्पन्न होती है, जो कि काफी जल्दी होती है, ठीक है, मतलब ये कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनको फटाफट करना होता है, अगर ये क्रियाओं का संदेश हमारे मस्तिष्क से हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचेगा तो उसमें काफी समय लग सकता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रतिवृत्ति क्रिया होती है इनको कंट्रोल करने का काम मेरुरज्जु करता है, क्योंकि यहाँ से जो संदेश होता है बहुत जल्दी से हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचता है, ठीक। अब चलते हैं अपने आगे विषय पर। अगला विषय मानव तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या होता है, ठीक है। और देखिए जो मानव तंत्रिका तंत्र है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसका शॉर्ट इसका इंग्लिश में होता है CNS, ठीक है, कंट्रोल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इंग्लिश में बोलते हैं PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब बात करते हैं जो CNS है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, पहला आएगा मस्तिष्क, दूसरा आएगा मेरुरज्जु, ठीक। और उसी तरीके से जो PNS है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, पहला आएगा कपाल तंत्रिका, और ये जो कपाल तंत्रिका कहाँ से निकलती है, हमारे मस्तिष्क से निकलती है, हमारे दिमाग से निकलती है, और जो दूसरा मेरु तंत्रिका ये कहाँ से निकलती है, मेरुरज्जु से निकलती है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले विषय पर। अगला विषय आता है मानव मस्तिष्क, ठीक है। तो बच्चों मानव मस्तिष्क वाला जो भाग है वो हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक ही, और इस चैप्टर की आगे की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको बहुत अच्छे समझ आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर